नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो भारतीय सीमा के करीब चीन ने बसाया गाँव, तिब्बत के विवादित क्षेत्र पर अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट में दावा। जी हां, चीन ने तिब्बत के विवादित इलाके में भारत के अरुणाचल प्रदेश के नजदीक करीब 100 घरों वाला एक गांव बना लिया है। सीमावर्ती इलाके में बनाया गांव सुविधाओं से परिपूर्ण है और युद्ध की स्थिति में सेना को सहायता प्रदान कर सकता है। यह बात अमेरिका के रक्षा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर अक्सर भारत पर आरोप लगाता रहता है, जबकि वास्तव में चीन यह कार्य खुद तेजी से कर रहा है। कई इलाकों में और रेलवे लाइन भी बिछा चुका है, जिस पर तेज गति से ट्रेन चल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भड़कावे की कार्रवाई करते हुए चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर अपनी सेना को आगे बढ़ा दिया है और अब उसे पीछे करने से इनकार कर रहा है। इससे भारत चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंदिर मस्जिद के नाम पर अतिक्रमण को लेकर योगी सरकार सख्त, सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए दिए गए निर्देश। जी हां, उत्तर प्रदेश में सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को लेकर बड़ा आदेश जारी हुआ है। योगी सरकार ने ऐसे सभी धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं जो सड़क किनारे बने हुए हैं। दरअसल प्रदेश में धार्मिक स्थलों के नाम पर सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर सरकार सख्त है। राज्य में कई ऐसे मंदिर हैं जो सड़क किनारे हैं। ऐसे में उनके आसपास दुकानें और अवैध पार्किंग समेत अतिक्रमण देखने को मिल जाता है। यह अतिक्रमण न केवल सड़कों पर आवागमन को बाधित करते हैं, बल्कि लोगों को काफी परेशानी में डाल देते हैं। इसलिए अब सरकार सड़क किनारे बसे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उन्हें वहां से हटाने की तैयारी कर रही है, ताकि अतिक्रमण को हटाया जा सके। दोस्तों, सरकार के इस फैसले का आप समर्थन करते हैं या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव जल्द होगा लॉन्च। दुश्मन की हर चाल पर रखेगा नजर। जी हां, भारत को जल्द ही एक ऐसा खतरनाक हथियार मिलने वाला है जिसके बाद समंदर में चीन और पाकिस्तान की हर हिमाकत का पहले से अधिक ताकत के साथ इंडियन नेवी मुंहतोड़ जवाब देगी। दुश्मन की न्यूक्लियर मिसाइलों को ट्रैक करने वाला भारत का पहला जहाज INS ध्रुव जल्द लॉन्च किया जाएगा। 10,000 टन का यह खतरनाक जहाज भारत के भविष्य की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता के केंद्र में होगा, क्योंकि यह भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों की ओर से आने वाली दुश्मन की मिसाइलों के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करेगा और यह उस हमले को फेल करने की भी क्षमता रखता है। इतना ही नहीं, यह जहाज हिंद महासागर में भारत के समुद्री रक्षा घेरे को मजबूत करेगा और दुश्मनों से अलर्ट रखेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही देश भर में लगेंगे प्रीपेड स्मार्ट मीटर। साथ ही बिजली शुल्क में लागू होगी एक देश एक दर नीति। स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में जरूरी कदम। जी हाँ, बिजली के मीटरों को प्रीपेड स्मार्ट मीटरों में बदलने का कदम आम बिजली उपभोक्ताओं के अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि इसके लागू होने से उन्हें पूरे महीने का बिल एक ही बार में अदा करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इन नए मीटरों के लगने पर उपभोक्ताओं को उपयोग से पहले बिजली बिल चुकाना यानी कि रिचार्ज करवाना अनिवार्य होगा। जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो बिजली की आपूर्ति स्वतः बंद हो जाएगी। प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, यानी जितना पैसा उतना बिजली। यह बिजली क्षेत्र को मजबूती देने के लिए अच्छा प्रयास है। साथ ही बिजली शुल्क में लागू होगी एक देश एक दर नीति। स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में जरूरी कदम और इससे बिजली की दरें कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के साइबर हमले रोकने को केंद्र ने उठाया सख्त कदम। टेलीकॉम लाइसेंस नियमों में कर दिया बदलाव। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हाल ही में हुए चीन के साइबर हमलों के मद्देनजर टेलीकॉम सेक्टर में चाइनीज कंपनियों के बढ़ते दबदबे को रोकने की तैयारी कर रही है। भारत की मौजूदा 4G और आने वाली 5G टेक्नोलॉजी के प्रसार के लिए केंद्र सरकार ने अपने लाइसेंस रूल्स में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने यह कदम हाल ही में चीन की ओर से भारत के क्रिटिकल साइबर या टेलीकॉम एरिया में किए गए साइबर अटैक के बाद उठाया है। इससे असुरक्षित और अवांछनीय वेंडर्स को इस सेक्टर से दूर रखा जा सकेगा, क्योंकि चीन लगातार भारत के हर सेक्टर पर साइबर हमला कर रहा है, जिससे भारत को सुरक्षित रहना होगा। इसलिए भारत कड़े कदम उठा रहा है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आ रही 1 लाख सरकारी नौकरियां। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दाव। जी हां, योगी आदित्यनाथ सरकार अगले 2 से 3 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती का विज्ञापन निकाल सकती है। इसमें सबसे ज्यादा नौकरियां पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग में निकल सकती है। पुलिस विभाग में लगभग 25,000 जवानों की भर्ती की जा सकती है, तो शिक्षा विभाग में भी भारी संख्या में नौकरियां निकल सकती है। स्वास्थ्य विभाग
विभाग में संविदा के स्तर पर सभी जिला अस्पतालों में भर्ती निकाले जाने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के पहले युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ एंटीवायरल गोली बनाने की दौर में फाइजर किया दावा, मृत्यु दर में 90% कमी लाती है उसकी टैबलेट। जी हाँ, दुनिया को खतरनाक कोरोना वायरस से निपटने के लिए दूसरी गोली मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने कोरोना वायरस के खिलाफ गोली बनाने का दावा किया है, जो संक्रमण से अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे को करीब 90% तक कम करती है। अभी तक कोरोना संक्रमण के उपचार में जो भी दवा इस्तेमाल हो रही है उसे इंजेक्शन के जरिए ही दिया जाता है। अमेरिका की ही दवा कंपनी मार्क ने भी कोरोना वायरस का टैबलेट तैयार किया है और ब्रिटेन उसे आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश भी बन गया है। वहीं फाइजर ने कहा कि वह FDA और अंतर्राष्ट्रीय दवा नियामकों से अपनी कोरोना की गोली को जल्द से जल्द मंजूरी देने की आग्रह करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, महाराष्ट्र और दिल्ली वालों को मिलेगा सस्ता पेट्रोल और डीजल, GST के दायरे में लाने को तैयार। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान आम जनता को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने की मांग की है। अगर पेट्रोल डीजल GST के दायरे में आता है तो इससे केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा कि अगर केंद्र इस तरह का फैसला लेती है तो महाराष्ट्र सरकार उनका पूरा समर्थन करेगी। अगर पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाया जाए तो कीमतों में करीब 25 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं केजरीवाल भी पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाने के लिए अपनी मांग रख चुके हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है, पेट्रोल डीजल को GST के दायरे में लाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2023 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर का कार्य। दिसंबर 2023 से भव्य मंदिर में श्रद्धालु कर सकेंगे राम लल्ला की पूजा। जी हाँ, अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण 2 साल में पूरा हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट ने दावा किया है कि दिसंबर 2023 से श्रद्धालु भव्य मंदिर में राम लल्ला के दर्शन कर सकेंगे। विश्व हिंदू परिषद के नेता गोपाल ने कहा कि मंदिर की नींव का काम इस महीने के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है। फिलहाल 40 फीट की गहराई तक निर्माण कार्य किया जा चुका है, वहां से रेत हटा दी गई है। मंदिर की नींव का काम पूरा होने के बाद मिर्जापुर और बेंगलोर से ग्रेनाइट से बने मंदिर के पत्थरों के इस्तेमाल का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर निर्माण से खुश हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्राई का नया निर्देश, मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर ग्राहकों को नहीं मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जानिए क्यों। जी हाँ, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां सुनिश्चित करें कि उनके चैनल डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की तरफ से ग्राहकों को स्पेशल टैरिफ न ऑफर करे, जिसकी लालच में आकर ग्राहक दूसरे नेटवर्क पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP करा रहे हैं। बता दें कि ट्राई की तरफ से इस तरह का दिशा निर्देश तब जारी किया गया है जब टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की तरफ से ट्राई को कई शिकायतें मिली, जिसमें दावा किया गया था कि टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से मोबाइल नंबर पोर्ट कराने पर ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दिए जा रहे हैं, जिससे ग्राहक तेजी से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर शिफ्ट हो रहे हैं। इस तरह की शिकायतों के बाद ट्राई की नई गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पाकिस्तान की खैर नहीं, भारत लेगा $3 अरब के 30 सशस्त्र ड्रोन। जी हाँ, चीन से तनाव के बीच भारत ने अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए $3 अरब लगभग 22,000 करोड़ रुपए के 30 सशस्त्र ड्रोन खरीदने की अमेरिका के साथ एक बड़े रक्षा सौदे की योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया कि इस योजना के अनुसार भारत के तीनों सेनाओं के लिए 10-10 MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदे जाएंगे। इन सशस्त्र ड्रोनों को खरीदने की मंजूरी को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इस MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन में 48 घंटे तक टिके रहने की क्षमता है और इसकी रेंज 6000 से अधिक समुद्री मील तक की है। यह 2 टन तक अधिकतम पेलोड वहन कर सकता है। यह 9 हाई पॉइंट के साथ आता है जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के अलावा सेंसर और लेजर निर्देशित बम ले जाने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सौर ऊर्जा से चलेगी भारतीय रेल, 2 अरब यात्री कर सकेंगे इन ट्रेनों में सफर। जी हाँ, भारतीय रेल अब जल्द ही सौर ऊर्जा से चलती हुई नजर आएंगी। सौर ऊर्जा की सीधी आपूर्ति से 2 अरब यात्री इस प्रणाली से चलने वाली ट्रेनों में यात्रा कर पाएंगे, जबकि सालाना लगभग 70 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय रेलवे को वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय लक्ष्य को पूरा करने में विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता व नवीकरणीय ऊर्जा के मिश्रण की आवश्यकता होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाय को घोषित करे राष्ट्रीय पशु। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं, गायों को मौलिक अधिकार देने के लिए बिल लाए सरकार। जी हाँ, गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है, गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। गाय को मौलिक अधिकार देने के लिए केंद्र सरकार को संसद में एक विधेयक पारित करना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने सुझाव में कहा कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा
आवश्यकता है। संसद जो भी कानून बनाए सरकार उस पर सख्ती से अमल कराए। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।